हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। और आज हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का रैपिड रिवीजन आपका चल रहा है। दूसरा एक्ट है ये। तो एक्ट नंबर जो है इसका ये आपका 78 है और ईयर कौन सा 1956। और इस डेट को एक बार देख लेना, 21 दिसंबर 1956 की बात कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर आपके सेक्शन 1, 2, 3 के अंदर आपके ऑलमोस्ट सेम चीज़ें दे रखी होती हैं। डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर जो आपकी काम की चीज़ है वो आपका डेफिनेशन दे रखी है। एक यहाँ पे बी क्लोज के अंदर मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? किसी पर्सन की रिगार्डिंग खाना, ओढ़ना, उसका रेजिडेंस रहने का, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस और उसके ट्रीटमेंट। मतलब की बात हो रही सीधा खाना पीना, खाना रहना एक चीज़, पहनना, एजुकेशन पढ़ाई, उसके बाद उसकी मेडिकल जो भी उसका ट्रीटमेंट है और अटेंडेंस है, ये सारी चीज़ें उसकी मेंटेनेंस में आएंगी। उनके बाद आ जाती है कि जैसे अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसकी शादी का जो भी रीजनेबल खर्चा होगा वो सारा कुछ। और माइनर की डेफिनेशन आपकी जो कि 18 साल से नीचे का होगा वो आपका माइनर रहेगा। ओवरराइडिंग इफेक्ट आपका सेक्शन 4 नंबरिंग है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि जहाँ पे जो भी कस्टम वगैरह पहले होती थी उनको अब हटा दिया और उसके ऊपर आपके ये एक्सप्रेस जो प्रोविजन रखे हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 5 है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बोलता है कि जितने भी आपके अडॉप्शन होंगे वो आपके इस चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से करे जाएंगे। बाकी सारे क्या रहेंगे, अगर इसके हिसाब से नहीं कर रखे तो वो सारे आपके वॉइड हो जाएंगे। सिर्फ इतना है। उसके बाद बोलता है कि द एन अडॉप्शन विच इज वॉइड शैल नीदर क्रिएट एनी राइट इन द एडॉप्टिव फैमिली। मतलब की बात हो रही है कि एडॉप्टिव फैमिली के अंदर आपका कुछ भी नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ पे जो पुरानी फैमिली उसकी है जहाँ पे बर्थ हुआ था ओरिजिनल, उसमें से उसके किसी भी राइट को ख़त्म करा जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 6 है। 6 के अंदर आपके कुछ प्रोविजन दे रखे जहाँ पे सेक्शन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके आगे 7 एंड 8। फर्स्ट वाले के आगे, सेकंड क्लोज के आगे आपका 9 है, फिर आपका 10 है एंड लास्ट आपका 11 है। ये सारे आपके एक साथ पढ़ने के सेक्शन है। जहाँ पे पहले बोलते हैं द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी। मतलब कि जो पर्सन आपका एडॉप्ट कर रहा है किसी बच्चे को उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, उसका राइट होना चाहिए एडॉप्शन में लेने का। मतलब राइट की इन द सेंस बात करोगे तो वो आपका क्या रहेगा कि अगर वो मैरिड पर्सन है तो वो उसकी वाइफ जब कंसेंट देगी तब वो कैपेसिटी आपका उसके पास राइट आएगा, अदरवाइज उसके पास कोई राइट नहीं रहेगा। और कैपेसिटी देखें तो मतलब कि वो हिंदू होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए। तो ये सारे उसकी कैपेसिटी को दर्शाएंगे। फिर आता है आपका सेकंड क्लोज के अंदर कि एडॉप्शन गिविंग, मतलब कि जो पर्सन आपका कैपेसिटी में देगा, कौन पर्सन ऐसा है जो कि एडॉप्शन में देगा तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, वो सेक्शन 9 के अंदर है कि नेचुरली उसका पहले तो पेरेंट्स रहेंगे, मदर फादर, अगर दोनों नहीं है तो उसके इसके अंदर उसके गार्जियन आ जाएंगे। और गार्जियन कब देगा? विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट देगा। फिर 10 में आपका बोल रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, मतलब जिस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा रहा है उसकी यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि वो हिंदू होना चाहिए, कितने एज तक का, 15 का होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, इस तरीके से सारी चीज़ें। और लास्ट बोलता है अडॉप्शन के अंदर आपकी कुछ अदर कंडीशंस हैं। तो मतलब कि सेक्शन को जो 6 है उसको आप हमेशा 11 के साथ एक बार पढ़ ही लेना डिटेल में, क्योंकि वहाँ पे दे रखी कंडीशन और यहाँ पे दे रखी है आपके रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो 11 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सेक्शन 7, 8, 9, 10 और 11 एक साथ पढ़े जाएंगे। तो सेक्शन 7 पे चलते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। 7 आपका बात कर रहा है कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेल की बात हो रही है और 8 आएगा वहाँ पे आपका फीमेल के रिगार्डिंग आ जाएगी। दोनों में प्रोविजन सेम है, एक को समझ लेंगे दूसरा अपने आप समझ आएगा। मतलब कि अगर देखें दोनों को एक साथ पढ़ के तो कोई भी आपका एनी मेल एंड फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए और नॉट ए माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक ए सन और डॉटर इन एडॉप्शन। मतलब कि फीमेल को यहाँ पे 8 में और 7 में मेल को जो कि हिंदू है प्लस वो आपका साउंड माइंड का है और माइनर खुद नहीं है तो उसके पास यहाँ पे क्या रहेगा, डॉटर और सन को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी रहेगी। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज ए वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। मतलब कि अगर यहाँ पे बात हो रही है हस्बैंड की जो कि शादीशुदा है आदमी और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो वो उसकी वाइफ अगर जिंदा है तो उसके वाइफ की कंसेंट के साथ ही उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अडॉप्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी वाइफ ने यहाँ पे कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस कर रखा है वर्ल्ड को, या फिर वो सीज टू बी हिंदू हो चुकी हैं, या फिर डिक्लेयर बाय कोर्ट है कि वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट कोर्ट के किसी भी जुरिस्डिक्शन का जो भी कोर्ट होगा उसने डिक्लेयर कर रखा है कि वो अनसाउंड माइंड की है, तो उस केस के अंदर सेम चीज़ आपकी आ जाती है हस्बैंड के केस में। अगर वो हस्बैंड ऐसा है जो कि मतलब कि अनसाउंड माइंड का हो या फिर जो कि सीज टू भी हिंदू हो रखा है या फिर कोर्ट ने जिसको डिक्लेयर कर रखा है, तो उस केस में उसकी कंसेंट ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी और उसको डायरेक्टली आपका अडॉप्शन करने दिया जाएगा विदाउट द कंसेंट। यही सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे सेक्शन के रिगार्डिंग आपकी एक में भी दे रखी है, एक बार उसको पढ़ लेना।
9 में आ जाता है कि पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एन एडॉप्शन, मतलब कि वो कौन आदमी होगा जो कि एडॉप्शन में दे सकता है। नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड एन एडॉप्शन। एडॉप्शन में किसी भी बच्चे को यहाँ पे कौन पर्सन दे सकता है, बोलता है कि एक्सेप्ट फादर, मदर और गार्जियन। गार्जियन, मदर और फादर को छोड़ के कोई भी अदर पर्सन आपका यहाँ पे एंटाइटल नहीं होगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन सबसेक्शन 3 and 4 द फादर इफ अलाइव शैल अलोन हैव द राइट टू गिव एन एडॉप्शन। अकेला यहाँ पे एडॉप्शन का जो देने का राइट है वो यहाँ पे कैपेसिटी रखता है उसका फादर, बट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज सेव विद द कंसेंट ऑफ द मदर। मदर की कंसेंट के बिना यहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता अनलेस द मदर हैज कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। जैसा कि सेक्शन 8 और 7 में था ना कि मतलब कि वो पर्सन आपके विद द कंसेंट ऑफ द स्पाउस, आपकी कंसेंट में वो ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर एडॉप्शन में बच्चे को ले सकते हैं। सेम कंसेंट यहाँ पे चीज़ बता रहा है कि फादर को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका थर्ड आता है मदर के रिगार्डिंग बता रहे हैं कि अगर उसका फादर यहाँ पे डेड है या फिर वो कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस करके बैठा है तो उस केस के अंदर वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द फादर यहाँ पे दे सकती है माँ अपने बच्चे को। फिर बोलता है अगले क्लोज के अंदर कि मदर और फादर यहाँ पे दोनों ही डेड है या फिर कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस करके बैठे हैं वर्ल्ड को, तो उस केस के अंदर जो या फिर कोर्ट ने यहाँ पे उसको कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का कोई कोर्ट था, उन्होंने क्या किया यहाँ पे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर भी कर दिया या फिर उसको अबेंडन किया गया था बच्चे को, या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उसके पेरेंट्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, द चाइल्ड में गिव द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, जो भी उसका गार्जियन होगा वो बच्चे को दे सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ। मतलब कि जो भी केयर टेकर होगा आफ्टर द मदर फादर, आफ्टर का मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, या तो वो अनसाउंड का है या फिर वो इनकैपेसिटेट है या फिर मर गए हैं या फिर आपको उन्होंने उस बच्चे को अबेंडन कर रखा है, तो उस केस में सारे केसेस में उसका जो गार्जियन होगा केयर टेकर वो अपने आप को भी अडॉप्शन में दे सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी वो अडॉप्शन में दे सकता है विद द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। फिफ्थ आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक बार सुपरफिशियली पढ़ लेना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर नहीं बचता है। ठीक है जी, 10 पे आ जाते हैं। 10 आपका बता रहा है कि पर्सन कौन होगा जिसको अडॉप्शन में दिया जा सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हिंदू होगा उसको दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले ही उसको अडॉप्शन में नहीं दिया गया उस पर्सन को दोगे, मैरिड नहीं है तभी दे सकते हैं, अदरवाइज उसके जो भी गार्जियन मतलब कि कस्टम वगैरह हैं वो अगर परमिट करते हैं तो मैरिड पर्सन को भी वहाँ पे दिया जा सकता है। उसके बाद आती है बात अपनी एज की कि बिलो 15 होना चाहिए, अगर अबो 15 है तो फिर वो सेम चीज़ आपकी कस्टम के रिगार्डिंग कि जब भी कस्टम उसको अलाउड करेगी तो अबो 15, इन दोनों केसेस को एक बार याद रख लेना, जहाँ पे कंसेंट आपकी बता रहा है कि मिल सकती है अपने कस्टम के थ्रू। अगर कस्टम अलाउड करती है तो वो सॉरी मैरिड पर्सन को भी और अबो 15 को यहाँ पे अलाउड कर दिया जाएगा अडॉप्शन के रिगार्डिंग। 11 के अंदर आपकी मेन चीज़ें बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका सन है जिसको वो अडॉप्शन में लेना चाह रहे हैं, तो जो ए पर्सन है वो सन को लेना चाह रहा है, तो ए का खुद का सन, सन का सन और सन के सन का सन ये आपके नहीं होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, दूसरे किसी भी सन को अडॉप्शन में ले सकता है। डॉटर के केस में क्या रहेगा कि जो एक पर्सन है वो डॉटर को लेना चाह रहा है तो उसकी खुद की डॉटर और उसके सन की डॉटर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि खुद की लड़की और उसकी पोती नहीं होगी तभी आप उसको अलाउड करोगे, अदरवाइज उसको अलाउड नहीं करा जाएगा। एक बार उसको डिटेल में पढ़ लेना। थर्ड आपका और फोर्थ के अंदर इन दोनों में बता रहा है कि कोई भी ए पर्सन जो कि फीमेल है और वो मेल पर्सन को यहाँ पे क्या है अडॉप्शन में लेना चाह रहे हैं, तो 21 ईयर्स का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे अगर इनकेस वो मेल है और फीमेल को यहाँ पे अडॉप्शन में लेना चाह रहा है तो भी 20 ईयर्स का उसका डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि अपोजिट सेक्स में 21 साल का डिफरेंस मिनिमम है और वो की मैंडेटरी प्रोविजन रहेगा। फिर आपका बता रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो कि साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका मेन प्रोविजन है। फिर उसके अंदर आपकी लास्ट में बताता है 6 क्लोज के अंदर द चाइल्ड टू बी अडोप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन, एक्चुअली ही दिया और लिया जाना चाहिए। अडोप्शन बाय द पेरेंट्स और द गार्जियन कंसर्न और अंडर देयर अथॉरिटी विच इंटेंड टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ इन केस ऑफ अबेंडन चाइल्ड और हुज पेरेंट्स नॉट नोन फ्रॉम द प्लेस और द फैमिली हेयर इट हैज़ बीन ब्रॉट अप एज टू द फैमिली ऑफ इट्स अडोप्शन। मतलब बात हो रही है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि दे रहा है तो एक्चुअली देगा और एक्चुअली वो पर्सन उसको लेगा। दत्ता होमम की वहाँ पे पहले परफॉर्मेंस हुआ करती है कि एसेंशियल मतलब कि सेरेमनी टाइप में थी, उसको अब खत्म कर दिया गया, उसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे शेल नोट भी एसेंशियल होगा, एक बार उसको याद रखना, पीटी का पॉइंट ये है। 12 आ जाता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट के अंदर आपका बता रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इस फैमिली में था वहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो इस फैमिली में उसको मान लिया जाएगा मर गया और यहाँ पे माना जाएगा उसका नया जन्म हुआ है।
ये इसके अंदर है कि जो भी इसके यहाँ पे जितने भी राइट्स वगैरह जो भी रिलेशन थे वो सारे सीज हो जाएंगे, यहाँ पे सीवियर और यहाँ पे आपके रिप्लेस कर दिए जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे रहती है कि इस फैमिली में रहते हुए जिन जिन पर्सन से मतलब कि बी, सी और डी से वो शादी नहीं कर सकता था अगर वो ओरिजिनल फैमिली में था तो, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद भी वो इनसे शादी नहीं कर पाएगा। सेकंड बोलता है कि अगर उस बंदे को कोई भी प्रॉपर्टी थी जो कि अडॉप्शन के पहले पहले यहाँ पे इसको मिल चुकी है तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे साथ में लेके जाएगा, उससे छीनी नहीं जाएगी। और अगर लास्ट में होता है अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवर्स एनी पर्सन ऑफ एनी स्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन। एडॉप्शन से पहले अगर किसी के पास प्रॉपर्टी चली गई है या फिर मतलब कि अगर इसके पास है तो वो किसी और को वंचित नहीं करेगा। एक बार इसको देख लेना, ज़्यादा डिटेल में जरूरत है नहीं, ठीक है जी। उसके बाद आपका 13 बताता है अडॉप्टिव पेरेंट्स को कि जिन्होंने बच्चे को लिया है उनका जो राइट है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का, उससे वो यहाँ पे क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, उनका राइट एज इट इज़ रहेगा। लेकिन वहाँ पे अगर उनका एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि ए पर्सन है जो कि एडॉप्शन में ले रहा है और बी है जिससे ले रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप अपने बच्चे को मेरे को एडॉप्शन में दे दो और हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ इसी बच्चे को देंगे और किसी को हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट यहाँ पे वैलिड रहेगा, वो आपका माना जा सकता है। अदरवाइज वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को इंटरव्यूवर्स या फिर बाय विल किसी को भी प्रॉपर्टी अपनी दे सकता है। 14 बोलता है कि मदर के केस में उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये इसकी मदर है, तो मदर मतलब कि मान के चल रहे हैं ए पर्सन की इतनी वाइफ है 1 2 3, उस केस के अंदर सबकी कंसेंट से यहाँ पे उसने एडॉप्शन में लिया बच्चे को, तो ये जो फर्स्ट नंबर पे है सीनियर मोस्ट इन मैरिज होगी वो उसकी एडॉप्टिव मदर होगी और ये सारी उसकी स्टेप मदर मानी जाएंगी। सेम चीज़ है, एक बार पढ़ सकते हो इसके अंदर आपकी। और इन केस अगर वो विडोअर है, मतलब कि खुद पर्सन आपका जिसकी वाइफ की डेथ हो रखी है या फिर वो जिसकी शादी नहीं हो रखी और बाद में किसी से शादी करेगा तो उसको स्टेप मदर माना जाएगा। विडो है या फिर अनमैरिड वुमेन थी जिसने अगर शादी बाद में करी है बाद में किसी से, तो उसको वो स्टेप फादर माना जाएगा, पहले नहीं मानेंगे। जैसा इसके अंदर आपका दे रखा है सीनियर मोस्ट जो भी होगी उसको आपने क्या मानना है, शैल बी डीम्ड टू बी, उसकी क्या मानी जाएगी, एडॉप्टिव मदर, और बाकी सबको यहाँ पे स्टेप मदर मानना है। 15 बोलता है कि एक बार अगर आपने वैलिडली एडॉप्शन पूरा कर दिया तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। 16 बोलता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर दिया तो उसकी प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि आपने जो किया है वो वैलिडली रजिस्टर करवा रखा है। इसके रिगार्डिंग आपकी एक प्रिजम्पशन है जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। एक 15 है, 15 के ऊपर आप एक बार लिख लेना रिवोकेबल नेचर का, ठीक है जी। और 16 है वो आपकी रिबटेबल नेचर की है, ठीक है। ये 16 आपका और ये यहाँ पे क्या चीज़ है 15 आपकी रिवोकेबल है। 15 मान के चल रहे हो यहाँ पे अगर नोट टू बी कैंसल्ड है, इसका मतलब आपके इरिवोकेबल की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी इरिवोकेबल और यहाँ पे आपकी रिबटेबल है। इतना याद रखना है, नंबरिंग पढ़ लेना। 17 बोलता है कि जो भी उसके बदले में पेमेंट देगा उसको वहाँ पे अलाउड नहीं करा जाएगा, 6 महीने तक की उसको सजा हो रखी है और उसको वहाँ पे क्या हो सकती है, उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, मतलब कि एडॉप्शन के बदले में कोई पेमेंट नहीं करी जाएगी। 18 आपका बात करता है वाइफ की मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो वाइफ को मेंटेन करने की एक ड्यूटी 125 सीआरपीसी में भी लगा रखी है, तो वो भी एक बार साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो बोलते हैं अदर प्रोविजंस को साथ में पढ़ते हुए हिंदू जो कि वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक यहाँ पे बात हो रही है। तो डाइवोर्स्ड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है इस केस के अंदर, एक बार याद रखना कि नोट डाइवोर्स्ड वाइफ की बात हो रही है और यहाँ पे क्या है मैंडेटरी प्रोविजन दे रखे हैं। A Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance। अगर उसका हस्बैंड ऐसा जो कि गलत हरकत करता हो तो उसके इसके अंदर क्या करेगी, उसकी वाइफ अलग से सेपरेट वहाँ पे घर मांग लेगी और वो मेंटेनेंस का राइट भी उसको साथ में देना पड़ेगा, मतलब कि मेंटेनेंस भी मिलेगा और अलग सेपरेट उसको घर भी मिलेगा। थर्ड बोलता है अगर उसका हस्बैंड जो है वो कि डिजर्शन कर रहा है या एबेंडनिंग कर रहा है बिना किसी रीजनेबल कोज के, विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल और विलफुली निग्लेक्ट करता है उसको, तो उसके इसके अंदर भी उसको यहाँ पे घर भी देना पड़ेगा और उसको साथ में मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। या फिर अगर उसके ऊपर वो क्रुएल्टी कोच करता है तो उसके इसके अंदर उसको क्या करे, हार्मफुली या फिर किसी भी तरीके की इंजूरियस है उसके लाइफ के लिए इंजूरियस है तो उसको, या फिर उसके माइंड पे कोई भी एप्रीहेंशन आती है तो उसके इसके अंदर भी उसको सेपरेट हाउस भी देना पड़ेगा और उसको प्लस में मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसके अंदर आपको बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे इसको खत्म कर रखा है, एक्ट नंबर 6 2019 का, इसको एक बार पढ़ लेना।
फिर बोलता है कि अगर उसकी वाइफ दूसरी जिंदा है तो उस केस के अंदर है, या फिर वो कीप करता है किसी कॉन्क्यूबाइन को साथ में रहता है उसी घर के अंदर, या फिर वो क्या कर रहा है किसी और जगह पे रहता है उस कॉन्क्यूबाइन के साथ में, तो उस केस में, या फिर उसने एपोस्टेसी कर लिया किसी दूसरे धर्म में चला गया हो, या फिर उसके पास कुछ अदर कॉजेज हैं अलग से रहने के लिए, तो उस केस के अंदर, या फिर ए हिंदू वाइफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड इफ शी इज अनजस्टिफाइड, मतलब कि सेक्शन 125 का क्लोज 4 के अंदर जो भी जाएगा उस केस के अंदर सीआरपीसी में जाते हैं ना, जैसे कि उसके अंदर आपके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, तो सेम प्रोविजन यहाँ पे रहेंगे आपके। 19 में आ जाता है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसका जो फादर इन लॉ होगा उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उसको मेंटेन करेगा, लेकिन अगर उसके पास कुछ इतने सफिशिएंट मीन्स हैं उस वाइफ के पास, मतलब कि विडो के पास खुद के पास, तो उस केस के अंदर उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, उसके हस्बैंड ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उसके बाद उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी आ जाती है यहाँ पे उसके फादर इन लॉ की, जो कि उसको मेंटेन करता है। एक बार देख लेना इतने सेक्शन मेनली। फिर 20 बोलता है कि उसके जो भी पेरेंट्स हैं या फिर उसके जो बच्चे हैं उनको मेंटेन करने का यहाँ पे ऑब्लिगेशन रहती है एक हिंदू की, तो वो आपकी ही और शी दोनों को इंक्लूड करता है यहाँ पे, कि जो भी लड़का है या फिर लड़की अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को मेंटेन करने की उनकी ड्यूटी रहती है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा आपका चाइल्डलेस स्टेप मदर है, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक बार देख लेना, आसान सा सेक्शन है। 21 ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, डिपेंडेंट के रिगार्डिंग बता रहा है कि डिपेंडेंट कौन होंगे, और 22 जो है सेक्शन वो आपका बताता है कि डिपेंडेंट के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तो इनकी सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नंबरिंग चाहिए बहुत है। 23 आ जाता है कि आपका अमाउंट कितना दिया जाएगा, तो बोलता है कि यहाँ पे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रहता है, जितना भी उनको ठीक लगता है कि इस पर्सन के मेंटेनेंस के लिए इतना जरूरी है तो उतना दिया जाएगा। डिटरमाइन करने के पहले क्या करा जाएगा, जो कि उस वाइफ को दिया जाना है, बच्चे को देना है या फिर उसके पेरेंट्स को देना है, तो रिगार्ड शैल बी हेड टू पोजीशन और स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कि खुद का स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो रह रहे हैं, कितनी कमाई उनकी हो रही है, रीजनेबल वांट ऑफ क्लेमेंट जो भी है उनके हिसाब से आपकी देखनी पड़ेगी। फिर आपको बोलता है कि लिविंग सेपरेटली है, तो क्लेमेंट जस्टिफाइड करेगा यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ क्लेमेंट जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसके इनकम आती होगी उन सबको ध्यान में रखते हुए, या फिर कितने पर्सन यहाँ पे है मेंटेनेंस के लिए, तो उनको भी, मतलब कि एक तो है कि 1 लाख कमाता है और सिर्फ एक बंदे को देना है, एक बोलता है कि 1 लाख कमा रहा है और 5 बंदों को देना है, तो उनकी अलग अलग अमाउंट रहती है, तो उस हिसाब से उसके मेंटेनेंस को फिक्स किया जाएगा। फिर उसका बोलता है वो टू बी इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड शेयरलेस भी, इसके अंदर आपको बोलता है कि इससे जो भी प्रॉपर्टी है मरे हुए पर्सन की, उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू बनती है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर उसके अंदर आपके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आपकी देखी जाएगी, दोनों के बीच में किस तरीके का उनका रिलेशन है, रीजनेबल वांट ऑफ डिपेंडेंट क्या चीज़ें हैं, उन बीच में आपकी पास्ट रिलेशनशिप कैसे रहे हैं डिपेंडेंट और आपके डिपेंडेंट के, और आपके डिसीज पर्सन के, तो उनके रिगार्डिंग। फिर उसके बाद आपका 24 आ जाता है, जो कि बोलता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे मेंटेनेंस मांग रहा है वो आपका हिंदू होना चाहिए, तो हिंदू नहीं होगा तो वो आपका मेंटेनेंस के लिए नहीं माना जाएगा एंटाइटल। फिर बोलता है कि अमाउंट के अंदर आपकी चेंज करी जा सकती है, जो कि सेक्शन नंबर आपके 127 सीआरपीसी में दे रखे हैं, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसके मेंटेनेंस को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगेन 26 के अंदर बोलता है डेट टू हैव द प्रायोरिटी, मतलब कि उसके ऊपर अगर कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी ये इतनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर बहुत सारे पहले डेट हैं इस पर्सन के, तो उस प्रॉपर्टी में से पहले ये डेट पे करने पड़ेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें से उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। 27 बोलते हैं मेंटेनेंस व्हेन टू बी ए चार्ज क्रिएट करने के बारे में बता रहे हैं, नंबर हेडिंग पढ़नी है। 28 के अंदर आपकी राइट और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में आपको बोलता है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, इसका ऊपर क्या रहेगा ये भी आपको नंबरिंग पढ़नी है। और लास्ट में पर 29 आपका रिपील्ड है 1960 में, और 30 आपका सेविंग बता रहा है। तो दैट्स ऑल अबाउट द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक बार इसको रिवीजन कर लेना, केस फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर बहुत सारे हैं नहीं, अगर ध्यान से इसके अंदर कुछ पढ़ोगे तो जैसे बेरेट के अंदर आपने दे रखे हैं कुछ कमेंट्स वगैरह, तो इनके अंदर जो केसेस दे रखे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, इतने ही पढ़ लेना। बाकी सीआरपीसी वाले कुछ प्रोविजन याद रखना, तो उनके हिसाब से जो भी केसेस आएंगे इस एक्ट के हिसाब से उनको भी एक बार आप देख लेना। तो यही मेन इसके अंदर पॉइंट आते हैं, इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगली वीडियो के अंदर अगला एक और एक्ट है आपका, उसको मैं कवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।